नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे रेलवे एलपी टेक्नीशियन के फोर्थ पेपर में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ए कंप्रेस्ड स्लिंकी इज रिलीज्ड, इट कन्वर्ट्स पोटेंशियल एनर्जी इनटू। जब एक दबाई हुई स्प्रिंग को छोड़ देते हैं तो इसके अंदर दबाई हुई स्प्रिंग के अंदर तो क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी। और जब इसको रिलीज करेंगे तो इसमें आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका आंसर सही होगा फोर्थ, काइनेटिक एनर्जी। सेकंड क्वेश्चन है, अमोंग केमिकल प्रॉपर्टीज मेनली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट विथ। रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। मेंडलीव ने सबसे ज़्यादा इनमें से किस एलिमेंट पर फोकस किया था? तो उसने फोकस किया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर के सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं। इसलिए मेंडलीव ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू ए रेयर मीडियम, इट बेंड्स। जब प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये किस दिशा में मुड़ जाती है? तो ये मान लेते हैं एक ग्लास है सघन माध्यम के लिए, और ये विरल माध्यम एयर मान लेते हैं ऊपर। ये अभिलंब, जब प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही है तो ये अभिलंब से दूर की तरफ मुड़ जाएगी। दूर की तरफ कैसे? इसका एक फॉर्मूला होता है परमेबिलिटी का, म्यू इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। तो एयर की परमेबिलिटी जो है म्यू, वो कम होती है तो आर उसका बढ़ जाएगा, साइन आर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो आर एंगल भी बढ़ जाएगा। तो ये वाला जो बाहर वाला एंगल है वो अंदर वाले एंगल से ज़्यादा हो जाएगा। तो वो अभिलंब से दूर की तरफ, नॉर्मल से दूर की तरफ हट जाएगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और उसकी स्पीड पर क्या फ़र्क पड़ेगा? लाइट रे की स्पीड निकालते हैं, सी इक्वल टू 1/√एक्सपाइलॉन नॉट म्यू नॉट। म्यू नॉट होती है यहाँ पर परमेबिलिटी और एक्सपाइलॉन नॉट नॉट होता है परमिटिविटी। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, तो रेयरर मीडियम की जो परमेबिलिटी होती है वो होती है कम। तो जब परमेबिलिटी कम हो जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्पीड्स अप, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और वो नॉर्मल से दूर की तरफ हट जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल दैट कैन बी कट विथ ए नाइफ इज। चाकू से कौन सी मेटल को काटा जा सकता है? तो इसको काटा जा सकता है सोडियम को। क्यों? क्योंकि सोडियम सॉफ्ट मेटल होती है, क्योंकि इसके मेटेलिक बॉन्ड कमज़ोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेप्ट हीलियम ऑल नोबल गैसेज हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। हीलियम को छोड़ करके जितने भी नोबल गैस हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो हीलियम का तो होता है 1s2, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। और इससे अगली नोबल गैस कौन सी है? नियोन। नियोन में कितने होते हैं? 1s2, 2s2, 2p6। तो आउटर मोस्ट सेल हो जाएगी 2s2, 2p6। इसमें हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे बाकी सभी नोबल गैसेज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या तो स्थिर रहेगा या गति करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगा दिया जाए, तो इसको बोलते हैं हम इनर्शिया का लॉ या न्यूटन का फर्स्ट नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज टू प्रिवेंट फूड मटेरियल फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से बचाने के लिए कौन सी गैस का यूज़ करते हैं फूड्स के लिए? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीडेशन से फूड बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव्स न्यूट्रिएशन फ्रॉम प्लांट्स एज ए पैरासाइट। पैरासाइट के तौर पर प्लांट्स से न्यूट्रिएशन कौन सा लेता है इनमें से? तो मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट तो आरबीसी से न्यूट्रिएशन लेता है हीमोग्लोबिन को कंज्यूम करके। और लाइस जू, ये ब्लड को कंज्यूम करके न्यूट्रिएशन लेती है। ब्रायोफाइलम, ये फोटोसिंथेसिस से न्यूट्रिएशन लेता है। और कस्क्यूटा, कस्क्यूटा के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकता है। इसलिए इसको ज़रूरत पड़ती है दूसरे प्लांट्स की न्यूट्रिशन के लिए। आपने देखा होगा प्लांट्स पर एक येलो कलर की बेल लिपटी हुई रहती है, वो होता है कस्क्यूटा या अमरबेल। तो कस्क्यूटा को ज़रूरत पड़ती है दूसरे प्लांट्स को, दूसरे प्लांट्स की न्यूट्रिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ करंट आई इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस वी रिमेन्स कांस्टेंट। ओम का नियम होता है V इक्वल टू आई आर। इसमें बोल रहा है कि करंट को इंक्रीज कर रहा है और वोल्टेज को कांस्टेंट रख रहा है। तो आर की वैल्यू कैसे चेंज करनी पड़ेगी? अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो आर की वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वोल्टेज को कांस्टेंट रखने के लिए अगर करंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीप्रोड्यूसेस बाई मल्टीपल फिजन। इनमें से कौन सा मल्टीपल फिजन से रिप्रोड्यूस होता है?
तो मल्टीपल फिजन से रिप्रोड्यूस होता है प्लाज्मोडियम। और राइजोपस एसेक्सुअली फॉर्मेशन होता है इसका स्पोर्स के जरिए। और यीस्ट एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म है, और ये रिप्रोड्यूस होता है मोस्टली बडिंग के द्वारा। और प्लेनेरिया रिप्रोड्यूस होता है रीजनरेशन के जरिए। अगर प्लेनेरिया का कोई पार्ट ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है, तो वो एक नई जीव के रूप में विकसित हो जाता है। तो इसमें मल्टीपल फिजन से कौन रिप्रोड्यूस होता है? प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? जिनके भी लास्ट में एन लगा होता है उनका हम केमिकल फॉर्मूला निकालते हैं CnH2n+2 से। अब प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन एटम्स होते हैं, तो एन की जगह 3 रखेंगे तो C3H8। थर्ड ऑप्शन C3H8। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर। फ्लावर के सेंटर में कौन प्रेजेंट होता है? तो इसमें देखो, सबसे पहले तो पीटल्स मतलब पंखुड़ियाँ, ये सबसे बाहर होती है। और सीपल्स, सीपल्स हरे कलर की पत्तियाँ होती है पंखुड़ियों के नीचे, तो सीपल्स भी बाहर होते हैं। और स्टामिन्स, स्टामिन्स क्या होते हैं? स्टामिन एंथर और फिलामेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। और कार्पेल क्या होता है? कार्पेल होता है स्टिग्मा, स्टाइली और ओवरी, इन तीनों से मिलकर के, तीनों को कंबाइनली क्या बोलते हैं? कार्पेल। ये फ्लोवर के अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। बाकी ये तीनों तो बाहर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये अंदर होता है फ्लोवर के सेंटर में। अगला है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मोलिकुल ऑफ ओजोन। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो इस टोटल को तो बोलेंगे मोलिकुल। अब इसके अंदर कितने एटम है? एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 3 एटम्स है। तो थर्ड, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फ्लोवरिंग प्लांट आर बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नोचेज अलोंग द लीफ मार्जिन। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है? तो इनमें जो ब्रायोफाइलम होता है उसमें पत्तियों के किनारों पर ही बर्ड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे ये पत्ती है, इसमें यहाँ पर किनारों पर ही बर्ड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ब्रायोफाइलम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट डज नॉट अकर वाइल राइडिंग ए बाइसिकल। जब बाइसिकल चलाए, साइकिल चला रहे होते हैं, तो इनमें से कौन सी एनर्जी नहीं बनती है? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी तो बनती है, क्योंकि टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन लगेगा तो हीट एनर्जी जनरेट होगी। ब्रेक्स लगेंगे तो हीट एनर्जी जनरेट होगी। और अगर साइकिल में गियर्स है तो हीट एनर्जी जनरेट होगी गियर्स के बीच में। काइनेटिक एनर्जी, काइने अगर मोशन कर रहा है, वेलोसिटी उसकी है, तो काइनेटिक एनर्जी भी उसमें रहेगी। और मैकेनिकल एनर्जी, अगर उसमें मूविंग पार्ट्स है, जैसे पेडल, साइकिल का व्हील, तो मैकेनिकल एनर्जी भी एग्जिस्ट करेगी। लेकिन केमिकल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज 3। एक सॉल्यूशन है, उसकी पीएच है 3। व्हेन इट्स पीएच चेंज टू 6, अगर पीएच 6 हो जाती है, देन H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पीएच का फॉर्मूला होता है pH इक्वल टू माइनस लॉग H+। तो पहले केस में pH की वैल्यू दे रखी है 3, तो 3 इक्वल टू माइनस लॉग H+। सेकेंड केस में pH की वैल्यू क्या दे रखी है? 6, तो 6 इक्वल टू माइनस लॉग H+। अब सेकंड केस में pH की वैल्यू अगर 6 ले रहे हैं, तो मान लेते हैं कि H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? H-। पहले कितना था? H+। अब दोनों तरफ से इस लॉग की वैल्यू को हटा करके इधर लेके जाएंगे, तो क्या बनेगा? पहले केस में तो बनेगा H+ कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड केस में H+ का कॉन्सेंट्रेशन H+ था इक्वल टू 10⁻⁶। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो H+ की वैल्यू जो है वो 1000 गुना कम होगी H+ से। तो 1000 गुना कम किस में है? थर्ड ऑप्शन में। डिक्रीज 1000 टाइम्स, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1000 गुना कम हो जाएगा।